हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो क्या बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो हाई होता है। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन मोस्ट ऑफ द केटायंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स जितनी भी हमारे पास होती है उनके जितने भी मोस्टली उन मेटल्स के जितने केटायंस होते हैं सभी के पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स वाई दे एग्जिबिट कलर टू द कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे शो हाई डेंसिटी, malleability, ductility, possess metallic luster, good conductors of heat and electricity, and some exceptions are there, zinc, cadmium, mercury and copernicium। ठीक है, जितनी भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती है बच्चों सभी की डेंसिटी हाई होती है, वो मैलेबल होती है, डक्टाइल होती है, एंड दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट बच्चों एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो जो हमारे पास जिंक मेटल है, कैडमियम है, मरकरी है और कॉपरनीशियम ऐसी मेटल्स हैं जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच इज़ नॉट डक्टाइल इन नेचर, तो आप हमारा आंसर बच्चों इन मेटल्स में से कोई भी हो सकता है। आप जिंक भी लिख सकते हो, हम कैडमियम भी लिख सकते हैं, मरकरी भी लिख सकते हैं और कॉपरनीशियम भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज दे फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की। एंड व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स in which there is a direct bond present between metal and carbon। जहाँ पर बच्चों कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एंड फॉर एग्जांपल इज पेंटाकार्बोनिल आयरन। ठीक है, पेंटाकार्बोनिल आयरन बच्चों इसका एग्जाम्पल है किसका, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर बच्चों आयरन और कार्बन के इन बिटवीन कैसी बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, मेटल और कार्बन। ठीक है, मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, देयरफॉर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों उनके बीच में क्या होती है, उनकी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होती है। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे पोजेस कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। जितने भी हमारे पास बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं, उनकी क्या होती है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल वाली रिएक्शन में जो हमारे पास निकल मेटल है वो कैसे काम करती है, एज अ कैटलिस्ट काम करती है। और बच्चों हमें पता है जो निकल मेटल है वो एक क्या है, वो एक ट्रांजिशन मेटल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम कह सकते हैं दे पोजेस कैटालिटिक प्रॉपर्टी। एंड देन ठीक है, वी डिस्कस अबाउट डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी की। तो इसके लिए बच्चों इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस टेक एंड 1 kg कॉटन एंड ऑन द अदर साइड 1 kg आयरन ब्लॉक। ठीक है, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ मोर वेट। ठीक है बच्चों, which has more weight? Obviously both have equal weight, both are equal in weight because the mass of both
cotton and iron block is taken as 1 kg. Okay students, and it is correct that the mass of both cotton and iron block are equal in weight. And then अगर बच्चों अब उसके बाद अगर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नाउ लेट मी रिफ्रेम द क्वेश्चन, विच वन इज मोर डेंस, ठीक है, विच वन इज मोर डेंस, ऑब्वियसली आयरन, आयरन इज मोर डेंस एज कंपेयर टू कॉटन, ठीक है। अब बच्चों हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आयरन की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉटन से, ऐसा क्यों होगा बच्चों? बिकॉज डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ओनली मास बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एंड द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर बच्चों हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मास अगर सेम भी है, ठीक है, तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, तो अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तब भी डेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों हमारे पास आयरन ब्लॉक के केस में जो वॉल्यूम होता है आयरन ब्लॉक का वो लेस होता है एज कंपेयर टू कॉटन एंड देयरफॉर डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ कॉटन। एंड अभी बच्चों हम डिस्कस करेंगे अभी कि जो हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट का और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो हम क्या देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर डेंस एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये आपको पता है, +1 में हम इसे बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं बच्चों हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं 3rd to 12th ग्रुप। ओके, तो सो इफ आई टेल यू दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डेंसर देन एस ब्लॉक फॉर नियरली सेम मासेस, देन व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है। अगर बच्चों हमारे पास एक एलिमेंट एस ब्लॉक का है और एक एलिमेंट हमारे पास डी ब्लॉक का है और दोनों के मासेस कंपैरेटिवली क्या है, नियरली सेम है, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, उस केस में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट से। ऐसा क्यों? अभी बच्चों इसका रीज़न हम स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन वॉल्यूम and the volume, that is atomic radius of d block element is small as compared to s block elements। अगर बच्चों हम s block element और d block elements को कंपेयर करें तो दोनों में से साइज किसका स्मॉल होता है, d block elements का, ठीक है। तो बच्चों साइज स्मॉल होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि उसका वॉल्यूम स्मॉल है। अगर बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वॉल्यूम की वैल्यू स्मॉल हुई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, उसके लिए हाई डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वॉल्यूम रेडियस क्या होगी, स्मॉल होगी, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, उसके लिए हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द रीज़न इज क्वाइट ऑब्वियस, दैट इज द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और वी कैन से दैट डिक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन साइज फर्दर टेक्स प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और न्यूक्लियर चार्ज की बात हम कैसे करते हैं बच्चों, पीरियोडिक टेबल में हमने स्टडी किया था कि डेंसिटी इंक्रीज होती है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि बच्चों अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड दिस इज द रीज़न वाई इन द चैप्टर पीरियोडिक टेबल वी स्टडीड दैट द डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने बात की कि हमारे पास जो भी डेंसिटी होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो क्या होगी, कंपैरेटिवली हाई होगी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द रीज़न इज ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये हमने बात की डेंसिटी के बारे में,
एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विथ व्हाट, सॉलिड, लिक्विड, ओके स्टूडेंट्स, एंड इन केस ऑफ सॉलिड एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। लोअर क्लासेस में बच्चों हम ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं। एंड हाउएवर इन लिक्विड्स एटम आर लूजली पैक्ड, ओके स्टूडेंट्स। एंड व्हेन वी हीट अ सॉलिड, when we heat a solid, then if solid gets converted to liquid with ease, what does it means? It means that solid has low melting point। अगर बच्चों एक solid आसानी से liquid में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स उसका जो melting point है वो क्या है? लो है। और and if a solid gets converted to liquid with difficulty, ठीक है, with difficulty, and what does it mean? It means that solid have high melting point, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों हमें ये देखना है कि हमें तो ये देखना है डी ब्लॉक में पैकिंग कैसी है, कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है या उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अगर बच्चों उनमें जो पैकिंग होगी वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम क्या कहेंगे? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर उनमें पैकिंग क्या होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें ये कैसे पता चलेगा बच्चों? जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो इसका मतलब क्या है? इन सच केसेस इंटर एटॉमिक स्ट्रेंथ इज वीक, एंड सेकेंड in which high melting point is there, in such cases interatomic strength is strong, okay students। and in case of transition elements it is expected that melting points goes on increasing। जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है आप हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है। अभी बच्चों हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कैसी कर्व हमें ऑब्टेन होती है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों हम मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम प्लॉट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर फॉर 3D सीरीज, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो बच्चों ऐसी कर्व हमें ऑब्टेन होती है फर्स्ट सीरीज़ के लिए, एंड देन फॉर सेकेंड सीरीज़ के लिए हमें ये कर्व ऑब्टेन होगी, एंड फॉर थर्ड सीरीज़ जो ब्लू कलर में जो कर्व बनी है बच्चों, ये हमें थर्ड सीरीज़ के लिए ये कर्व हमें ऑब्टेन होती है। एंड व्हाट डज इट मीन्स? यहाँ पर बच्चों देखो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सीरीज़ को देखो बच्चों जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, जो रेड कलर से जो ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो बच्चों पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? इंक्रीज, फिर डिक्रीज, देन इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो मतलब यहाँ पे हर एक सीरीज़ में यहाँ पे कहीं पे भी एक रेगुलर ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो अब इसी का मतलब समझते हैं। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इरेगुलर ट्रेंड? दैट इज़, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट इनिशियली गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देन गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टेडली, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका रीज़न हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो जितने बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जितनी वैल्यू ज़्यादा n की होगी हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगी बच्चों? ठीक है, n इंक्रीजेज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, द मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती जाएगी बच्चों? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और अगर मेटालिक बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी बच्चों तो हमारे पास क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि
जब हम एक सीरीज़ में मूव करते हैं फर्स्ट सीरीज़ में, तो बच्चों D5 कॉन्फ़िगरेशन आती है और D5 कॉन्फ़िगरेशन तक आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, हमारे पास 5 हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D5 4s1 होती है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों क्या होता है, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नो डाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होते हैं, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 3D6 हो जाएगा अगर हमारे पास, तो 3D6 में क्या होगा बच्चों, हमारे पास इसी तरीके से होगी ना 3D6 में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और फर्स्ट में क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे ना, अनपेयर्ड तो 4 ही है। तो बच्चों इसलिए जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 कॉन्फ़िगरेशन तक क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं और उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखो बच्चों, आफ्टर D5 कॉन्फ़िगरेशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग, and due to which metallic bond gets weaker and melting point goes on decreasing. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसका रीज़न समझ में आया। ओके तो अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी बच्चों हमने बात की डेंसिटी की और एटॉमिक साइज की एंड मेल्टिंग पॉइंट की, 3 जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की है। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज the most unstable electronic configuration out of the following is, and first option is empty, second is half filled, third is fully filled, and fourth is incompletely filled. Obviously its answer is incompletely filled, ठीक है बच्चों। हाफ फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड, ये तो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और बच्चों अगर एम्प्टी हो, ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल क्या होती है, एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन भी ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड। एंड देन वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट डक्टिलिटी, सेकेंड good conductor of heat and electricity, third malleability, and fourth is glowing in dark, ठीक है बच्चों। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती है उनकी जो डक्टिव है वो डक्टाइल भी होते हैं, मेलेबल भी होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन इट्स आंसर इज डी, ग्लोइंग इन डार्क। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, transition elements are more dense as compared to S block. It is true. B option cannot be predicted. C false and D variable. तो बच्चों its answer is obviously true. D block elements are more dense as compared to S block elements because due to decrease in size, and decrease in size means decrease in volume, and if volume decreases the density increases. And then we move on our last question of today's lecture, that is why does the density of transition elements increases from left to right. First is due to decrease in size, yes it is true, and B due to increase in nuclear charge, it is also true because decrease in size takes place due to increase in nuclear charge, and C due to poor shielding effect, and it is also quite obvious that due to poor shielding effect of d electrons the atomic size decreases and nuclear charge increases, and D is all of the above. तो then इसलिए बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, इट इज़ ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल को। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।